Hello student, welcome again UPSC, NCERT and static portion. Today we are going to start next lesson, chapter number 8 of History NCERT series. We are going to cover class 6th NCERT, and in this series this video is particularly belong to history subject. Chapter number 8, villages, town and trade. If you don't watch the previous video, I suggest you to please watch that and come here after that. These are some keyword we are going to discuss in this video. Keyword iron, irrigation, port, Sangam, Sreni, silk route and trader. These are some keyword. Formally ये सब मिलके चैप्टर का निर्माण हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये कीवर्ड है चैप्टर के। चैप्टर का नाम है विलेजेस, टाउन्स एंड ट्रेड। अब इसके बारे में आप देखना है कि जो पिछले 2000 साल पहले पास्ट में एंशिएंट टाइम के अंदर विलेज कैसे थे, टाउन कैसे थे एंड ट्रेड किस प्रकार से होता था, उसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ये कीवर्ड है। नेक्स्ट मूव ऑन, स्टार्ट चैप्टर। आपको चैप्टर का नाम रिमेंबर हो तो कर सकते हैं, विलेज, टाउन्स एंड ट्रेड, चैप्टर नंबर 8, हिस्ट्री एनसीईआरटी ऑफ क्लास 6th। अब प्रभाकर नाम का एक स्टूडेंट है, उसके वो एक ब्लैक स्मिथ शॉप पे खड़ा था और उसने देखा कि जो ब्लैक स्मिथ है, या फिर आप कह सकते हैं कि लोहार होता है, ठीक है, वो कैसे आयरन टूल को, जो लोहे को कैसे पीट पीट के उसको पिघला के जो टूल्स बनाता है उसके बारे में प्रभाकर के कुछ सवाल है, ठीक है। ये कैसे होता है, कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है। इसके जस्ट आगे हम चलते हैं। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप हो गया। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। देखिए, हमने एक पढ़ा था कि जो एग्रीकल्चर के अंदर प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि जब ट्रांसप्लांटेशन आया था, ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन का मतलब अगर आपने ये राइस की क्रॉप लगानी है, ठीक है, तो राइस के पहले आपने सीड्स को ग्रो करवा दिया, सीड्स के बाद थोड़ा छोटा पौधा हुआ, उसको ट्रांसप्लांट करके खेत के अंदर लगा दिया, तो उसको ट्रांसप्लांटेशन कहते थे। उससे क्या है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर क्या है, काफ़ी ग्रोथ दिखी, लेकिन इससे ग्रोथ काफ़ी इनफ नहीं थी, क्योंकि पिछले जो टाइम में 3000 ईयर एगो, उससे पहले क्या है कि आयरन का यूज नहीं होता था। आयरन का यूज कैसे सर? जैसे कि आपको हल वगैरह दिखते हैं, ठीक है, माना कि ये हल है, ठीक है, अगर ये आयरन का बना हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ, तो ये कम या फिर वो जुताई वगैरह आसानी से नहीं हो पाएगी, पठारी एरिया में नहीं हो पाएगी जुताई। उसके कारण से क्या है कि जो प्रोडक्शन है काफी लो था, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि जो 3000 ईयर एगो, मतलब आज से 3000 साल पहले, कह सकते हैं कि 1000 BC, उस टाइम में क्या है कि आयरन की डिस्कवरी होती है और आयरन का यूज शुरू होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि द यूज ऑफ आयरन बिगन इन सबकॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर एगो। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ द आयरन टूल्स वेपन्स वर फाउंड इन द मेगालिथिक ब्यूरल। आपको याद होगा कि हमने मेगालिथिक ब्यूरल के बारे में भी पढ़ा था, उसके अंदर काफी बड़े बड़े स्टोन्स, उसके साथ में आयरन्स के कुछ क्या है, हमें अवशेष मिले थे, आयरन्स के भी कुछ कह सकते हैं कि हथियार, टूल्स वगैरह मिले थे ब्यूरल्स के अंदर। नेक्स्ट मूव ऑन, दीज आर सम टूल्स। देख सकते हैं कि आयरन टूल हियर, सेट ऑफ कैप्शन है, ठीक है, ये इरिगेशन से रिलेटेड टूल है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। आपको जो प्रोडक्शन, पहले क्या है कि जो इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर बिजनेस वगैरह होते थे, लेकिन एग्रीकल्चर की डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। आप देखेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम में एग्रीकल्चर पे अपनी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के। तो एंशिएंट टाइम के अंदर भी एग्रीकल्चर इतना ही इम्पोर्टेंट था जितना कि आपको आज़ादी के टाइम में लगा, ठीक है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो उसके लिए क्या है कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन में इंक्रीज करनी एक बड़ी
अहम भूमिका हो सकती है, ठीक है। तो न्यू टूल से वो तो इंक्रीज कर रहे हैं प्रोडक्शन, ठीक है। सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मैंने पढ़ा है, ठीक है, ये हुआ। एग्रीकल्चर सॉरी इरिगेशन वाज आल्सो यूज्ड। अब क्या है कि जो काफी ज्यादा जो राजा किंगडम हुआ थे, वो उन्होंने धीरे धीरे क्या नहर भी बनवाना शुरू किया। तो इससे भी क्या है कि जब वाटर अवेलेबिलिटी नहीं थी, उस एरिया के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी हुई और उसके अंदर भी क्या है प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। और अगर प्रोडक्शन कम हो रहा था तो उसके अंदर काफी ग्रोथ दिखी गई है, ठीक है। इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनल है, देखिए जो नहरें काफी बनी है, वेल्स है, टैंक्स है एंड आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक मतलब कह सकते हैं कि अगर आप एक कह सकते हैं कि कोई ऐसे स्ट्रक्चर है या फिर कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो सकता है, तो उसको थोड़ा बहुत मेड़बंदी करके उसके अंदर वाटर का स्टोरेज कर दिया और उसका यूज फिर इरिगेशन के अंदर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। इसके क्या है कि ये फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज। इसको फ्रेज को फिल करते, देखिए हम पढ़ते हैं धीरे धीरे और फिर इसको फिल करने की ट्राई करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, जस्ट ए सेकेंड, चेंजिंग पेन कलर। Yes, labor is provided by the people. Farmer also benefit because crop production is more certain. Farmer have to increase production to pay taxes. Kings provides money to plan irrigation works. इन सबको इन सब फॉर फ्रेजेस दी हुई है, इसको आपको फील करके इस जो ये जो बॉक्स है उसको कंप्लीट करना है। देखिए हम करते हैं। किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज प्लेसेस और फोर्ट। इन सबको बनाने या फिर आर्मी को रखने के लिए राजा को क्या चाहिए थी, मनी, ठीक है। दे डिमांड, अब मनी कहाँ से आएगी, पीपल से, जनता से। अपने जहां जहां अपना साम्राज्य, जितना जिसका साम्राज्य बड़ा उसके पास मनी ज्यादा, जिसका साम्राज्य छोटा उसके पास मनी कम। दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर। अब फार्मर से क्या हुई है, डिमांड हुई है, ठीक है। तो फार्मर को टैक्स की डिमांड हुई तो फार्मर को क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए क्या जरूरी, उसके लिए फार्मर को प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये होगा यहाँ पे, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये हो गया, फार्मर हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। ओके, दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। अब फार्मर, जैसे कि अपन कृषि करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है, या तो उसका जो एरिया है वो बढ़ाइए। अगर एरिया सर्टेन है, निश्चित है, तो आप कुछ इम्प्रूव कीजिए, या तो इरिगेशन अच्छी कीजिए, या कुछ अच्छे टूल्स वगैरह यूज कीजिए, या फिर हाई हिल्डिंग वेराइटी के बीज यूज कीजिए। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पहले थी नहीं, सिर्फ इरिगेशन के अंदर इम्प्रूव कर सकते थे। ओके, तो ये हो गया फोर्थ नंबर पे इरिगेशन। अब क्या है कि देखिए, अब इरिगेशन का नाम आया तो यहाँ पे इरिगेशन, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क। तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कैसे, जब इरिगेशन की बात आई तो किंग, जो राजा ने, उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर है उनको लोन दिया, एक शॉर्ट टर्म लोन या फिर मनी कह सकते हैं, ताकि जो लोग है इरिगेशन, कैसे, माना कि यहाँ से नहर गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से नहर गुजरी हुई कैनाल, और मेरा खेत यहाँ पे किसी फार्मर का, एज्यूम मेरा, ठीक है। तो मुझे क्या है कि राजा के द्वारा कुछ पैसे मिले और पैसों से मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन बिछा दी और ये नहर का पानी क्या है मेरे खेत में आता रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या है कि मेरे खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मैं टैक्स पे करने में सक्षम हो जाऊंगा। तो ये हो गया 5 नंबर। अब 6 नंबर क्या है कि फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज, ये तो आई थिंक बाद में लगभग हो जाए, लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। अब 6 नंबर पे ये इरिगेशन हो गया। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे लेबर वगैरह की जरूरत होगी। तो लेबर किसके द्वारा, जो पीपल है, जो खाली बैठे, जिनके पास जमीन वगैरह नहीं थी, उनके द्वारा लेबर प्रोवाइड किया गया। नेक्स्ट, प्रोडक्शन इंक्रीज। धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोडक्शन इंक्रीज। सो डज रेवेन्यू, रेवेन्यू भी हुआ इंक्रीज। और इससे क्या हुआ, इससे हुआ फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन मोर सर्टेन। अब फार्मर क्या है कि अब बेनिफिट हो गया फार्मर का कि अब क्या है, प्रोडक्शन क्या है, सर्टेन है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ चाहिए नहीं, अपने को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड होना चाहिए कि आपने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी। आप ये जैसे कि 8वां लेसन है क्लास 6 हिस्ट्री का,
तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पूरे के पूरे लेसन देखे होंगे, तो ये आसानी से आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये एकदम लिंक्ड है एक दूसरे से। हु लिव्ड इन द विलेज। अब विलेज के अंदर, गांवों के अंदर कौन रहता था? पर्टिकुलरली पहले क्या है कि जो शहर है उनकी संख्या कम होती थी, जहाँ राजधानी थी, कैपिटल थी, वहीं उसी के आसपास शहर का निर्माण हो जाता था। ठीक है, तो शहर के निर्माण तो हो गए, ठीक है, राजधानी के आसपास जो राजा से रिलेशन रखते थे या फिर राजा की सेना में थे या फिर कुछ और सर्विस देते थे, वो आसपास बच जाते थे, तो उससे क्या हो, शहर का निर्माण हो जाता था, सिटीज बन जाते थे। लेकिन क्या है, जो विलेजेस के अंदर कौन रहता था? थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस। अब देखिए कि जो थ्री टाइप के लोग हैं वो विलेज के अंदर रहते थे। अब देखिए साउथ इंडिया की बात करें, ये है तमिल रीजन का, ये साउथ इंडिया। साउथ इंडिया की हम बात करें तो उसके अंदर क्या है, लार्ज लैंड ओनर, जो सबसे बड़ा जो लैंड ओनर था, ठीक है, लैंड ओनर का मतलब जो लैंड को कैरी करता है, जो हाईली लैंड होती है। कैसे? जैसे कि बहुत ज्यादा लैंड उसके पास है, उसको बोलते थे वेलार। अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछ ले कि वेलार क्या है, तो वेलार है लार्ज लैंड ओनर इन द सदर्न इंडिया। ठीक है, उसको बोलते थे वेलार। ऑर्डिनरी फ्लोमैन वर नोन एज द उजागर, उजावर। ठीक है, अब देखिए सर, प्लोमैन और लैंड ओनर में क्या है? प्लोमैन मतलब जो एक्चुअल में खेती करते हैं, या तो वो अपनी खुद की जमीन पे खेती कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे की, जैसे कि बड़े जो लैंड ओनर है उनके पास से जो जमीन है उसको उधार लेके खेती करते हैं, तो वो है खेती करने वाले, उसको बोलते थे उजावर। लैंडलेस लेबर इंक्लूडिंग स्लेव वर नॉन एज द, ये है केडसीआर। ठीक है, उसको बोलेंगे आदिमई। ठीक है, तो ये सब वर्ड आपको याद होने चाहिए, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं कि विलार क्या है, उजावर क्या है, या फिर केडीसीआर क्या है। ठीक है, सॉरी, कार्डेसियार। ठीक है, आदि में ये सब वर्ड आपको जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जो भी है, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, तो आपको समझ में आया कि जो विलेज के अंदर तीन टाइप के लोग रहते थे। एक तो जो बड़ी जमीन वाला, और दूसरी जमीन पे खेती करने वाला, तीसरी, और जमीन पे खेती करने वाला दो टाइप के हो सकते हैं, या तो खुद की जमीन पे खेती करे या फिर दूसरों की जमीन पे, और तीसरी जिसके पास जो जमीन भी नहीं है और ऐसे ही बैठे स्लेव टाइप। ठीक है, उसको बोलते थे आदिमी। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन इन द नदर्न पार्ट ऑफ द। अब ये तो सदर्न पार्ट की मैंने बात की ना, ये साउथ इंडिया की है। ठीक है, ये है साउथ इंडिया की बात। अब नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो उसको ग्राम भोजका नाम का एक पद हुआ करता था। उसके अंदर क्या है, द विलेज हेडमैन, ये विलेज का हेडमैन होता था, वाज नोन एज द ग्राम भोजका। अब ग्राम भोजका क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन के अंदर आएगा। ये सिमिलर टू वेलार है, वेलार के सिमिलर है ग्राम भोजका। ठीक है, उसके पास क्या है, काफी सारी लार्जेस्ट लैंड ओनर, सबसे ज्यादा जो जमीन होती थी उसका मालिक क्या है, ग्राम भोज का होता था। अब गृहपति कौन है? जो इंडिपेंडेंट फार्मर होते थे। इंडिपेंडेंट फार्मर कैसे? जिनके पास खुद की जमीन है और खुद ही खेती करते हैं या फिर दूसरों को लाके, मजदूरों को लाके खेती करवाते हैं, उनको बोलते थे गृहपति। ठीक है, in the most villages there were also some craft person such as the blacksmith। जैसे कि फर्स्ट स्टोरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रभाकर नाम का स्टूडेंट है, एक विलेज से बिलोंग करता है, वो एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे खड़ा था। तो इस प्रकार से जो भी विलेज के अंदर रहते थे, क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, ब्लैक स्मिथ है, पोर्टर है, कारपेंटर है, एंड वीवर है। दिस आर सम others category of people living in the village. Next move on the earliest Tamil composition। अब देखेंगे कि जो सबसे पुराने तमिल कंपोजिशन, आप नदन टाइप में आप जाएंगे, ठीक है, नदन, नदन इंडिया की हम बात करेंगे तो वहां पे हमने वेदास के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो सबसे पुराने अर्लीस्ट कंपोजिशन थे। ठीक है, लेकिन अब तमिल रीजन के जो कंपोजिशन है सबसे पहले, ठीक है, उसको बोलते हैं हम संगम लिटरेचर। देखिए, the earliest Tamil composition, just a second, changing pen color. Okay, some of the earliest works in Tamil known as the Sangam literature. एक मिनट। Okay.
संगम लिटरेचर वर कंपोज्ड अराउंड 23 just a second just a second is video running or not? Yes, video is running. Okay. Yes. Sangam literature were composed around 2300 year ago. देखिए जो संगम लिटरेचर है वो सबसे पुराने हैं तमिल एरिया के, ठीक है। These texts were called Sangam because they were supposed to have been composed and compiled in assemblies known as the Sangams. Assembly के अंदर ये composed हुए, ठीक है, of poet that were held in the city of Madurai. अब मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अब मैप के अंदर आपको देखने के लिए बोला है, मैप नंबर 7 पेज नंबर 87 पे हम लाएंगे उसको मैप को, आगे देखेंगे कि मदुरई कहाँ पे है। और उसके अंदर एक संगम, एक मीटिंग होती थी असेंबली, उसके अंदर ये कंपोज किए गए थे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संगम लिटरेचर। ये काफी पुराने है। देखिए अब संगम लिटरेचर का टाइम आपको पूछे तो बता देना है कि 2300 ईयर एगो। 2300 ईयर एगो मतलब यहाँ से कितना, यहाँ से होगा 300 BC। उस टाइम, इस टाइम के क्या है, ये संगम लिटरेचर माने जाते हैं। अब कॉइन्स की बात आती है, कॉइन्स किस प्रकार से होता था, धीरे धीरे बिजनेस के बारे में भी बात आएगी। हमने एग्रीकल्चर के बारे में बात कर ली। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। दिस पीरियड मतलब आप देख सकते हैं कि 2000 साल पहले, या फिर 2300 ईयर एगो, या फिर 2200 ईयर एगो, या फिर इससे भी 1900 साल पहले, इस टाइम के अंदर जो सिक्के बने हैं उनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने काफी खोज की। एक मिनट, ठीक है। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन द यूज अबाउट 500 ईयर पर पंच मार्क्ड कॉइन्स सच एज द, ये जो पंच मार्क्ड कॉइन है, ठीक है, ये यूज में था, सबसे पुराना जो कॉइन था, ठीक है, इस प्रकार का। पंच मार्क का मतलब समझते आप, धातु को पिघलाया जाता था, इस प्रकार से धातु कर दी, ठीक है, हथौड़े से पीट पीट के, माना कि ये कर दी, ठीक है, इस प्रकार से। और उसके ऊपर कुछ ऐसी कह सकते हैं ना, मोहर लगाते हैं हम लोग, तो मोहर को, मोहर बनी बनाई होती थी, और उसको पिघली हुई धातु के ऊपर उस मोहर को रखते थे और उसको हथौड़े से पीटते थे, तो ये पंच बन जाता था, ठीक है। पंच मतलब मुक्का से, या फिर कह सकते हैं कि हथौड़े से ये बना हुआ सिक्का, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। पंच मार्क्ड कॉइन के बारे में और भी जानकारी देख सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, जस्ट ये देखिए, पंच मार्क कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयताकार होते थे इस प्रकार से, ठीक है, जनरली। और समटाइम स्क्वायर, और स्क्वायर टाइप में भी हो सकते हैं, राउंड शेप में भी हो सकते हैं, और ठीक है, स्क्वायर टाइप में। अब आपको इतनी तो मैथ आती होगी कि स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, और सर्कल या फिर राउंड टाइप में क्या होता है, ठीक है। इधर कट आउट ऑफ मेटल शीट और मेड आउट द फ्लैटेंड मेटल ग्लोबल्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने बताया है, ठीक है, उसी के बारे में पंच लगा के, पंच लगा, जैसे कि ये मेटल है उसके ऊपर पंच लगाया, कुछ जैसे कि माना कि बैल की कोई आकृति कोड़नी, ठीक है, तो उसने पंच लगा के वो बना दिया आकृति, ठीक है। या फिर किसी राजा का डायग्राम सिक्कों पे लाना है तो वो भी पंच लगा के ले आए, ठीक है। अदर्स मीन्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए सिक्कों की बात क्यों हो रही है, क्योंकि आप कहीं के व्यापार की बात हो रही है, या फिर एक्सचेंज की, मनी एक्सचेंज की बात होती है, तो अपने यहाँ करेंसी चलती, पहले वो सिक्के चलते थे। तो अदर क्या है, अदर देखिए, इस एक पोइम के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि द कैरी द वाइट पैडी ऑफ देयर लैंड टू एक्सचेंज इट फॉर द साल्ट अनदर। देखिए एक बंदा यहाँ से कुछ पैडी लेके जाता है, ठीक है, धान, इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर जाके साल्ट, देखिए यहाँ पे धान या फिर पैडी कह सकते हैं, PADDY, ठीक है, यहाँ पे पैडी काफी ज्यादा है, यहाँ पे साल्ट ज्यादा है, तो ये क्या जाएगा, साल्ट लेने के लिए यहाँ आएगा, यहाँ से क्या साल्ट वाला क्या लेगा, पैडी लेगा, और साल्ट इसको दे देंगे। तो आप एक्सचेंज मैटर,
कह सकते हैं कि गुड्स एक्सचेंज मेथड पहले चलता था। नेक्स्ट मूव ऑन, सिटीज विथ मैनी फंक्शन। जब सिटीज होती थी, मैंने बोला कि जो राजा का सेटलमेंट था उसके आसपास सिटीज का निर्माण होता था। तो सिटीज के क्या क्या फंक्शन थे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो मैं नहीं सोचूंगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसके रिगार्डिंग आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी बिगनर नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। ठीक है। सिटीज विथ मैनी फंक्शंस, मथुरा। मथुरा के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मथुरा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह थी। ठीक है, क्यों थी ये इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर एगो। ठीक है, इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 2500 एगो मतलब 500 बीसी, 500 बीसी में इसका सेटलमेंट, मथुरा का सेटलमेंट हुआ। और उसी टाइम में जैसे कि हमने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध का भी इसी टाइम के अंदर जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का भी इसी टाइम के अंदर आगमन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सिटीज से उसके इम्पोर्टेंस से भी उसकी रेफरेंस से भी काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाती। ठीक है, इट वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवलिंग एंड ट्रेड। देखिए, हम एक बार मैप के अंदर मैं ले जाता हूँ आपको। ये देखिए मथुरा, देखिए मथुरा यहाँ पे है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको सिल्क रोड के हिसाब से इधर जाना है, ठीक है, तो भी ये मथुरा आ रहा है। अगर आपको कहाँ पे इस साइड जाना, गुजरात साइड में, क्यों? यहाँ से समुंदर से हो गए, तो ये भी यहाँ पे, ये क्या है, मथुरा बीच में आ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते, ओके, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मथुरा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो दो रूट्स पे मथुरा था, देखिए लिखा हुआ है, इट वॉज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रेवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नदर्न नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, मथुरा आता था, इसलिए इम्पोर्टेंट होता था। जैसे कि हम भी जाएंगे, जैसे कि बाई चांस हम दिल्ली से कहीं जा रहे हैं मुंबई की ओर, तो मुंबई की ओर जाएंगे तो हमें इंदौर भी जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके कुछ और सिटी से वहाँ जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे। ठीक है, तो ये बीच में आएगी तो हम जरूर वहाँ रुकेंगे, या फिर ट्रेड्स हो रहे हैं तो वहाँ भी जरूर रुकना है। ठीक है, देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज एंड सेवरल श्राइन्स। श्राइन्स का मतलब होता है कुछ ऐसी धार्मिक स्थल, वहाँ पे साधु सन्यासी रहते थे। फोर्टिफिकेशन का मतलब आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया होगा, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वही वीडियो देखें। यहाँ फोर्टिफिकेशन का मतलब अच्छे से स्पष्ट नहीं होगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि किले है, किले के चारों ओर कुछ न कुछ बाड़ेबंदी करना, या फिर कुछ बाउंड्री बना देना, बड़ी बड़ी कुछ नहरें वगैरह इसके चारों तरफ बना देना, ताकि क्या है कि फोर्ट बना के वो रहना। इससे क्या है कि जो दुश्मन वगैरह कुछ हमला वगैरह करे, अटैक वगैरह करे, तो उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, फार्मर एंड हर्ट्स। देखिए सिटीज है तो उसके आसपास फार्मर और हर्डर रहेंगे, क्योंकि सिटीज को क्या है कि फूड वगैरह प्रोवाइडेड, फूड फॉर पीपल इन द सिटीज। फूड कहाँ से आएगा? सिटीज के अंदर तो प्रोडक्शन होगा नहीं, तो फार्मर होगा, वो आसपास रहेंगे। मथुरा वाज ऑल्सो ए सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वाज प्रोड्यूस। स्कल्पचर प्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, वो कौन कौन से, वो भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, अराउंड 2000 ईयर एगो मथुरा बिकम द सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास। अब 2000 ईयर एगो, अब आप देखेंगे कि कुषाण थे, कुषाण का टाइम भी 2000 ईयर एगो के आसपास है, और उसी टाइम में क्या है कि सेकेंड कैपिटल। अब फर्स्ट कैपिटल कौन सी है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, और आगे भी हम पढ़ेंगे कुषाण के बारे में। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी टीचर से पढ़ो, आपको जहाँ भी अच्छा लगे, समझ में आए, वहाँ आप बने रहिए, एक साथ बने रहिए। आप एक वीडियो यहाँ से देखेंगे, दूसरा वीडियो वहाँ से देखेंगे, तो वो समझने में इतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल सिटीज, सॉरी सेकेंड कैपिटल ऑफ कुशानास, मथुरा देखो सेकेंड कैपिटल है। अबाउट होम यू
ठीक है। मथुरा वाज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर, मैंने बोला था रिलीजियस सेंटर भी है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी वहाँ पे, जैन श्राइन्स भी है, और वर्शिप ऑफ कृष्णा, ठीक है, उसका भी का इम्पोर्टेंट सेंटर क्या था, मथुरा। ठीक है, अब इस टाइम में भी ये मथुरा काफी फेमस है, क्यों, वर्शिप ऑफ कृष्णा के कारण। ठीक है, सेवरल इंस्क्रिप्शन ऑन surface such as stone slabs and statue have been found in Mathura. Generally, these are short inscription recording gifts made by men, sometimes women. देखो इंस्क्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था कि अशोक का इंस्क्रिप्शन कैसे है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इंस्क्रिप्शन का किसी को अर्थ समझ में नहीं आता, किसी पत्थर के ऊपर कुछ जानकारी लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, स्टोन पे। ठीक है, दीज वर मेड बाई किंग्स, ये सब कुछ क्या है, या तो क्वीन के बारे में, किंग के द्वारा, क्वीन के द्वारा, ऑफिसर के द्वारा, मर्चेंट के द्वारा, क्राफ्टमैन के द्वारा ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, तो सिटीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत अनुभव हुआ कि कैसे सिटीज थी, फोर्टिफिकेशन होता था, फार्मर्स वगैरह वो आसपास के एरिया के अंदर रहते थे। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन, देखो सिटीज के अंदर जैसे कि हम रहते हैं कि हम जैसे कि आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते उनका क्या काम है, उनका काम सिर्फ टीवी देखना नहीं है। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं उनके अंदर हुनर होता है कुछ काम करने का, तो उनको बोलते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। कैसे, वो कुछ बनाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि आप किसी ओल्ड एरिया के अंदर जाएंगे या फिर किसी सिटीज के अंदर जाएंगे, तो आपको कुछ न कुछ छोटी मोटी जो थिंग्स है वो मैन्युफैक्चर होते हुए आप देखेंगे। ठीक है, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ क्राफ्ट्स, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है क्राफ्ट के, मतलब छोटे मोटे बर्तन हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, उनके एविडेंस है। दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री, अब सबसे अच्छी फाइन पोट्री अभी इस टाइम में भी नहीं बन सकती, उस टाइम के अंदर है, नोन एज द नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, NBPW, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये इस प्रकार नदन टाइप में, नदन मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर, ब्लैक मतलब काले रंग की, पॉलिश्ड मतलब क्या हुआ, काला रंग किया हुआ उसके ऊपर, वेयर मतलब बर्तन, कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ओके, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछना। ठीक है, इट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट इज जनरली फाउंड इन द नदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मैंने बोला जो नदन इंडिया या फिर नदन पार्ट के अंदर ये मिलने के कारण इसको बोलते हैं हम नदन। ठीक है, रिमेंबर दैट द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मेनी क्राफ्ट्स मे नॉट हैव सर्वाइव्ड। ओके, वी नो फ्रॉम टेक्स्ट that the manufacturing of the cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the northern or north, Madurai in the south. Both men and women worked in this center. देखो वाराणसी और मदुरई का नाम आया है क्लॉथ सेंटर या फिर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के बारे में आया नाम। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब NBPW के बारे में कभी भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। NBPW के बारे में कई बार क्वेश्चंस आ चुका है। ठीक है, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी ऑल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आना है। NBPW इज ए हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुक वेयर विथ ए शाइनी ब्लैक सरफेस। मेरे पास फोटो नहीं, आगे मैं कुछ डायग्राम वगैरह फोटो भी दिखाऊंगा, जैसे कि ये देखिए, ये देखो NBPW नहीं है, कल मैं आपको NBPW ये नहीं है। ठीक है, कल मैं क्लास में आऊंगा तो एक फोटो लेके आऊंगा। ठीक है, इसका NBPW का। ओके, द पोटर यूज टू एक्सपोज द अर्थवेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, जो अर्थवेयर है, अर्थनवेयर, उसको हाई टेम्परेचर पर क्या है उसकी भट्टी के अंदर वो पकाते थे, और वो फिर कह सकते हैं कि एक शाइनिंग सरफेस के साथ में पक जाते थे। ठीक है, इस प्रकार से ये लॉजिक होता था। ठीक है, ऑल्सो अप्लाइड ऑन दिस गेव ए वॉटरी मिरर लाइक साइन, मिरर लाइट, जितना मिरर चमकता उस टाइप का शाइनिंग आता था NBPW के अंदर जो होती थी नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब आती है श्रेणीज। अब बिजनेस होगा तो कुछ श्रेणीज का मतलब आप हिंदी से वर्ड को डिराइव करके समझ सकते हैं कि एक प्रकार का ग्रुप। ठीक है, ग्रुप कैसे,
जैसे कि मैनी क्राफ्ट पर्सन्स एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन नॉन एज श्रेणी। अब श्रेणी, जैसे कि मैं बिजनेसमैन हूँ और कोई और बिजनेसमैन है, हम दोनों का एक लाइक माइंडेड बिजनेस है और हमने एक श्रेणी बना दी, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5 मिले, ऐसे, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है उस बिजनेस के अंदर वो प्रोटेक्ट हो सके। ठीक है, हम अपनी आवाज को उठा सके आराम से, हमें किसी का डर नहीं हो उस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए। तो उस प्रकार से धीरे धीरे श्रेणीज बनी। दीज श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब देखिए, ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल को हमें प्रदान करते थे, ठीक है, जैसे कि मैं उसका एक पार्ट हूँ, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे कि मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, जैसे उन्होंने मिट्टी मुझे दी और मैंने कुछ बना के दे दिया, जैसे कि एक पोट बना के दे दिया, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो कहीं और जगह सेलिंग करते थे। ठीक है, ये होता था श्रेणीज के अंदर रहने का फायदा। देन श्रेणीज ऑफ मर्चेंट, जस्ट अ सेकेंड, श्रेणीज ऑफ मर्चेंट वर द merchants organized the trade. श्रेणीज also served as banks। अब कोई कोई ग्रुप के अंदर हम एक दूसरे की हेल्प तो करते हैं, तो उसी प्रकार से श्रेणीज भी क्या करती थी, हेल्प क्या करती थी। दिस वाज इन्वेस्टेड एज ए पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वाज रिटर्न। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्ट होता था। रूल्स ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग, अब देखेंगे कि जो स्पिनिंग और वीविंग के लिए रूल्स है वो कैसे फॉलो होते थे। स्पिनिंग और वीविंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो क्लॉथ है मैन्युफैक्चरिंग की बात आ गई है, तो उसके अंदर एक रूल्स है, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, उसके हिसाब से कुछ रूल्स हमें सामने देखने को आए, तो हमें ये भी पढ़ना जरूरी है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। दिस रूल्स फ्रॉम द अर्थशास्त्र मेंशन्ड इन चैप्टर 7 दे डिस्क्राइब हाउ स्पिनिंग एंड वीविंग कुड बी डन इन वर्कशॉप्स अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशल ऑफिशियल। देखिए, अभी भी जो आप किसी मिल का विजिट करेंगे तो उसके अंदर एक तो सुपरवाइजर होता है, ठीक है, वो सुपरविजन करता है कि क्या जो वर्क है वो अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं। तो उसी प्रकार से तो उसके अंदर कौन कौन अलाउ होते थे, विडो है, यंग वुमेन है हु आर डिफरेंटली एबल्ड है, नन्स है, मदर ऑफ कार्टिजन्स है, रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट ऑफ द किंग, women who have retired from the service in the temple may be used for processed। देखिए, ये सब वूल, बाग, कॉटन, हेम्प एंड फ्लेक्स, इन सबको प्रोसेस करने के लिए यू स्पिनिंग और वीविंग मिल के अंदर ये लोग काम करते थे। सारी की सारी आई थिंक वीमेन ही है, ठीक है। दे क्यों विमेन क्यों है, देखिए जो जो लोग हैं जो श्रेणीज वगैरह बनाते हैं या फिर कह सकते हैं एग्रीकल्चर के पार्टिसिपेशन होता है, तो उसके अंदर क्या है कि जो मेल लोग हैं, ठीक है, पुरुष लोग हैं, पुरुष लोग बिजनेस के अंदर भागीदारी करते थे, एग्रीकल्चर कर लेते थे, वो ट्रेड करते थे, लेकिन विमेंस है वो फ्री बैठी रहती थी, या तो वो सर्विस देती थी नॉर्मल सी या फिर कुछ काम करती थी, लेकिन ज़्यादातर क्या है क्राफ्ट पर्सन थी, तो वो विविंग और स्पिनिंग मिल के अंदर ज़्यादातर पार्टिसिपेशन उनका होता था। दिस शुड बी पेड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क। देखिए, ये सब होता था। विमन who are not permitted to leave their homes can send maid servant। अगर कोई कोई विमेन होती थी, वो क्या है कि अगर उनको मना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है, तो वो लोग क्या करते थे, अपने मेड सर्वेंट भेज देते उस काम को हैंडल करने के लिए, या फिर ब्रिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट एंड टेक द फिनिश्ड वर्क। अच्छा, वो क्या करते थे, जैसे कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो मैं एक मेड सर्वेंट को भेजूंगी कि भाई मुझे इतना कच्चा माल ला के दे दो और मैं घर पे बैठे बैठे ये सब काम करके आपको फिनिश्ड वर्क प्रदान कर दूंगी, ठीक है। तो ये काम होता था। ओके, देयर शुड बी इनफ लाइट एग्जामिन ऑफ वर्क। सुपरिटेंडेंट होता था, वो वर्क को देखता था कैसे कोई काम कर रहा है या फिर नहीं, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको पनिश भी किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। देखिए, ये है मैप अपना, इसको थोड़ा सा शांत कर दीजिएगा, जस्ट यस। इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको देखनी है। देखिए, एक बार मैं सारी की सारी साइड से
वो देखते हो। जो सिटीज है आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर के अंदर सिटीज है और रेड कलर के अंदर सिटीज कन्क्वर्ड बाय द गुप्ता। जो रेड कलर के जो गुप्ता गुप्ता पीरियड का आप टाइम कह सकते हैं कि होने लगा है, बात होने लगी है, ठीक है। उस टाइम में गुप्ता के द्वारा जीत गई ये सिटीज है। अब थानेसर है, थानेसर, कनौज, प्रयाग, मथुरा, पाटलिपुत्र, नालंदा और भ्रूष, वल्लभ भी। ये सातवां नाम याद रखना, ये आगे चैप्टर के अंदर भी है, ठीक है। अजंता है, अमरावती है, आयल है, चालुक्य याद रखना, ठीक है। ये भी चैप्टर के अंदर है। चालुक्य, सातवाहन, चालुक्य और पल्लवा, ये भी याद रखना, ठीक है। कांचीपुरम, ठीक है। ये है चेरा, चेरा भी याद रखना। पांड्या, पांड्या की याद भी और छोला। आप देख सकते हैं कि अरिकामेडु है, ये भी याद रखना। पुआर भी याद रखना। पांड्या का सातवाहन का रीजन किस साइड में है, चालुक्य का रीजन किस साइड में है, इन सब का राज्य किस किस साइड में है, ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना। पल्लव का थोड़ा बहुत तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश साइड के अंदर तमिलनाडु, पल्लव का, चोला का उससे जस्ट नीचे पांड्य का, ठीक है। और चेरा का केरल साइड के अंदर, ठीक है। चालुक्य का महाराष्ट्र साइड के अंदर, सातवाहन का महाराष्ट्र और गुजरात बॉर्डर पे आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, एक क्लोजर लुक। अब अरिकीमेडु मैंने मैप के अंदर दिखाया, देखिए ये अरिकीमेडु यारा, इसके क्लोजर लुक यहाँ पे देखा है। बिटवीन 2200 एंड 1900 ईयर एगो, ठीक है, अरिकीमेडु वाज द कोस्टल सेटलमेंट। देख सकते हैं कोस्टल सेटलमेंट उसको बोलते हैं कि जो समुद्र के किनारे पे है, ठीक है। ये देखो समुद्र है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल के कोस्टल एरिया के अंदर अरिकीमेडु नाम का एक सिटी है, ठीक है। उसके बारे में हम एक क्लोजर लुक, उसके बारे में थोड़ा बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। वेयर ए शिप अनलोड गुड्स फ्रॉम द डिस्टेंट लैंड। देखिए जहाँ कोस्टल सिटीज होगी जो भी है, वहाँ बंदरगाह का निर्माण हो सकता है, गुड्स वगैरह अनलोड होगी, लोड भी होगी। ए मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच मे हैव बीन ए वेयर हाउस वाज फाउंड एट द साइट। अब आप आर्कियोलॉजिकली आप देखेंगे तो वहाँ वेयर हाउस बना हुआ मिला है, स्ट्रक्चर, ब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसी से। अदर फाइंड्स इंक्लूड पोट्री है फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन। देखिए मेडिटेरियन रीजन की पोट्री यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि मेडिटेरियन और इस इंडिया साइड में क्या है, बिजनेस या फिर ट्रेड होता था। अब ट्रेड होने के कारण क्या है, जो वस्तुओं का, थिंग्स का है एक्सचेंज हुआ, उसी के हिसाब से ये जो पोट्री मिली है। सच एज एम्फोरा, ये है एम्फोरा, ठीक है। देखिए एम्फोरा, इसके अंदर दो हैंडल है पकड़ने के, देख सकते हैं आप। ये इस प्रकार से मैं डायग्राम अगली क्लास में लाऊंगा ताकि आपको एम्फोरा टॉल डबल हैंडल जार है, ठीक है, लिक्विड, जैसे कि उसको शराब भरने के लिए, ऑयल भरने के लिए इसको काम में लिया जाता होगा, ठीक है। एंड स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री, ये स्टैम्प्ड है रेड ग्लेज्ड, देखिए चमकीली रेड कलर के अंदर ये पोट्री है, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्या है, रेटैन वेयर, उसको रेटैन वेयर बोलते हैं, विच वाज नेम्ड आफ्टर ए सिटी ऑफ इटली। इटली के अंदर अरेटाइन नाम की सिटी, उसके नाम के पीछे बड़ा है अरेटाइन वेयर, ठीक है। दिस वाज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू ए स्टाम्प्ड मोल्ड। देयर वाज, देखिए ये है जो गीली मिट्टी होती है उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है, उसी को प्रेस करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर, तो ये आकृति बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाई। अगर डाई बनी हुई होती है तो डाई के अंदर आप किसी भी फॉर्म को बना देते हैं, ठीक है। देयर वाज जस्ट अनदर काइंड ऑफ पोट्री विच वाज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइंस, रोमन लैम्प से, ये वगैरह, वो इटली की बात हो रही है, वहाँ क्या है, लोकल रूप से ये बनाए जाते थे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एम्फोरा या फिर एम्फोरी और रेटाइन वेयर ये कहाँ पे मिले हुए एज ए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और कहाँ पे नहीं मिले। नेक्स्ट मूव ऑन, एन अकाउंट बाय ए ग्रीक सेलर द स्टोरी ऑफ ब्रूस, ठीक है, ब्रूस की स्टोरी के देखेंगे और उसने नाम लिखा है ब्रूस का बर्गेजा, ठीक है। द गल्फ इज वेरी नेरो,
किसके द्वारा? ग्रीक सेलर, एक ग्रीक नाविक के द्वारा, ठीक है। उसने ब्रूस के बारे में लिखा है। ब्रूस कहाँ था देख लीजिए, ब्रूस यहाँ पे एक कोस्टल सिटीज है गुजरात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन। ये क्या है? नेरो गल्फ ऑफ ब्रूस, देखिए ब्रूस वहां खंबात की खाड़ी है, ठीक है, वहां नेरो है, ठीक है। एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट टू दोज कमिंग फ्रॉम द सी शिप, देख सकते हैं आप, कुछ इसने फिशरमैन के बारे में भी लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात होती है कि यहाँ इंपोर्ट किसका होता था? वाइन का, कॉपर का, टिन, लेड, कोरल है, तोपास है, क्लॉथ है, ग्लोड है, और सॉरी गोल्ड है, और सिल्वर कॉइन के क्या है, इंपोर्ट किया जाता था ब्रूस से, गुजरात साइड से, ठीक है। और एक्सपोर्ट किया जाता था प्लांट्स फ्रॉम द हिमालय, अपने यहाँ था हिमालय के प्लांट, ठीक है। आइवोरी, हाथीदांत, ठीक है। एगेट एक प्रकार का पत्थर कह सकते हैं, ये भी एक प्रकार का पत्थर है, उसको बोलते हैं कैरेलियन। और कॉटन है, सिल्क है, और परफ्यूम्स, दीज आर थिंग्स जिसका क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था ब्रूच से, ठीक है। स्पेशल गिफ्ट वर ब्रॉट बाय मर्चेंट फ्रॉम द किंग, ठीक है, फॉर द किंग। अब जो मर्चेंट होते थे वो लोग क्या है कि जो जिस राज्य से गुजरते थे उस राजा के लिए क्या है, स्पेशल गिफ्ट लाया करते थे। दिस इंक्लूड वेसल्स ऑफ सिल्वर, अब सिल्वर के बर्तन होते थे, शाइनिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वीमन, फाइन वाइन्स एंड फाइन क्लॉथ। अब जैसे कि कोई रोम से या फिर रोमन साम्राज्य से कोई मर्चेंट आता है इंडिया के अंदर, तो वो पुराना वाइन लेके आएगा रोमन का, ठीक है, तो राजा उसको पी के खुश होंगे, तो उसको क्या है, ट्रेड करने की इजाजत देंगे। तो ये सब मामला होता रहता था। नेक्स्ट मूव ऑन, ट्रेड एंड ट्रेडर्स। अब बात करते हैं, पहले हमने क्राफ्ट और क्राफ्ट वर्सन की बात की, अब ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में हम बात करेंगे। ट्रेड कैसे चलता था, ट्रेडर्स का क्या रोल होता था। साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पेशली पीपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। अब देखिए साउथ इंडिया गोल्ड के माइंस आप देखेंगे कि कर्नाटका के अंदर है, और पेपर भी क्या है, नीलगिरी की हिल्स के अंदर, और प्रेशियस स्टोन्स भी वहीं मिलते हैं। पेपर वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर, ठीक है, सो मच, इसलिए उसको क्या है, रोमन एम्पायर के अंदर जो पेपर है, काली मिर्च है, उसका इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा था, ठीक है, इसीलिए काली मिर्च को बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, ठीक है। सो ट्रेडर्स कैरी many of these goods to Rome in ships across the sea and by land in caravans, ठीक है। There must have been quite a lot of traders. Many Roman gold coins have been found in the South India. अब रोमन गोल्ड अगर साउथ इंडिया के अंदर मिल रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो ट्रेड हुआ है, इसलिए जैसे कि मेरे पास करेंसी है बाई चांस अमेरिकन डॉलर की, तो करेंसी आई है, इसका मतलब मैंने अमेरिका के साथ कुछ तो ट्रेड किया है। तो ये आपको क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये साबित करते हैं कि ये वास्तव में इनका बिजनेस या फिर ट्रेड होता था। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट। अब आप जाएंगे तो पहले ऐसे घूम के जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएंगे, फिर सीधे जाएंगे, ऐसे इस प्रकार से क्या है, वो ट्रेड रूट खोजा करते थे ट्रेडर्स, ठीक है। देयर वर अदर्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ द बंगाल, ठीक है। अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से काफ़ी सेलर है वो एडवांटेज लेते थे माउंटेन और मानसून विंड का। वो क्या होती थी वो भी हम देखेंगे। ये पोइम है अबाउट ट्रेड के अंदर, किसके अंदर, संगम लिटरेचर के अंदर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मानसून विंड के बारे में हम आप समझेंगे। देखिए अब अर्थ के बारे में हम आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़े होंगे, तो अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको एक पार्ट ले लेते हैं अर्थ का, माना कि ये अर्थ है, ठीक है। देखेंगे कि इसके अंदर ये है इक्वेटर, मान लीजिए ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री, और ये मान लीजिए 23 डिग्री, और ये मान लीजिए 23.5 डिग्री उस साइड, ठीक है। तो उसको बोलेंगे कैप्रिकॉन, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, कैंसर और कैप्रिकॉन, लाइन ऑफ कैंसर, लाइन ऑफ कैप्रिकॉन। तो आप देखेंगे कि जो इंडिया है इस साइड में रिलाई करता है, ठीक है। तो आप बिजनेस करने जाएंगे, ठीक है, उस साइड से अगर आएंगे तो यहाँ पे एक विंड थी, वो कैसे विंड है, पशुआ पवने या फिर व्यापारिक पवने कहेंगे उसको, उसको कहते हैं मर्चेंट विंड, मर्चेंट विंड नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं मानसून विंड।
मानसून विंड कैसे, आप देखेंगे कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर आप देखेंगे कि विंड है उसका क्या है, लेफ्ट नहीं राइट साइड के अंदर क्या होता है, डाइवर्जन हो सकता है। जैसे कि यहाँ से जो हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट, ये है लो प्रेशर बेल्ट, ये है हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ये भी हाई प्रेशर बेल्ट, ये लो प्रेशर बेल्ट है, इस साइड में आएगी तो इस साइड में क्या है, इसका डाइवर्जन हो जाएगा, इसकी जो दिशा है ये चेंज हो जाएगी। और ये होती है जो सदर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री, ये नॉर्दर्न, ये है सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि जस्ट अ सेकेंड, आप पाएंगे कि ये जो डायरेक्शन है इस साइड में आ रही थी, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे है लो प्रेशर, इस साइड में विंड आएगी वो लेफ्ट साइड में मूव कर जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से इस साइड में जाती हुई दिखती है पवनें। तो अगर आपको यूरोप जाना है, ठीक है, तो यूरोप यहाँ पे नाव जाती है, तो नाव को ये जो विंड है, मानसून विंड है, ये हेल्प करती है उस साइड में जाने के लिए। और यूरोप से वापस आते समय ये पछुआ पवने की हेल्प रहते हैं, वो ऊपर की साइड में देते हैं। अगर आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है तो वहाँ ज्योग्राफी वाले वीडियो को देखिए, क्लास 6 के अंदर मैंने ये समझाया पूरा पूरा। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, अब किंगडम है कोस्ट के आसपास कैसे बने, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, ठीक है, आप कोस्ट लाइन देखेंगे इंडिया की, अगर आप इंडिया का ऐसा मैप देखेंगे ये कोस्ट लाइन काफी लंबी है। तो ये कोस्ट लाइन के आसपास हमने देखा था, देखिए मैप के अंदर आप जाइए एक बार, मैप के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे पल्लव है और चोला है, पांड्या है, ठीक है, ये सब कोस्ट के ऊपर है। कोस्ट के ऊपर बनने का रीजन यही है कि ये आसानी से बिजनेस कर पाएंगे, बिजनेस अगर करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो इनका जो कैपिटल है ये अच्छे से चलेगी, ठीक है, या फिर हो सकता है कि इनका साम्राज्य काफी मजबूत हो जाए। इसी प्रकार देखेंगे ये चालुक्य है, तो इस एरिया के अंदर चालुक्य है, सॉरी मथुरा के पास मैंने टच किया, ये चालुक्य, ठीक है, और कह सकते हैं सातवाहन भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, क्या लिखा है, यस रिवर वैली के आसपास भी हो सकते हैं, अमोंग द रिवर वैली, कावेरी के आसपास, ठीक है, क्योंकि अगर रिवर वैली के पास में अगर साम्राज्य है तो वो फर्टाइल लैंड का यूज करना चाहते हैं। सीफ एंड कंट्रोलर रिवर वैली, ठीक है, ये कुछ है, संगम पोइम मेंशन, अब मूवेंद्र नाम मेंशन हुआ है, ठीक है, संगम के अंदर, दिस इज द तमिल वर्ड। अब मूवेंद्र को आपको याद रखना है, थोड़ा मैंने मिटा दिया है तो उसको मैंने ठीक कर देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट होता है कि मूवेंद्र क्या है, मूवेंद्र का मेंशन किसके अंदर है, ये संगम जो लिटरेचर है उनके अंदर मेंशन है, संगम पोइम के अंदर। मूवेंद्र का मतलब होता है तमिल वर्ड है, इनके शिप होते हैं यूज टू बी हेड ऑफ 3 रूलिंग फैमिली। अब 3 रूलिंग फैमिली मैंने देखा था, चोला, चेरा और पांड्या। देखिए एक बार मैप में मैं वापस जाके दिखाता हूँ कि चोला, ये देखिए इस एरिया के अंदर आपको देखना, जस्ट सेकंड, पेन चेंज कलर, ये देखिए आप इस एरिया के अंदर देखो, आप 3 फैमिली आपको नजर आएगी, पांड्या, चेरा और चोला, ठीक है, इसको बोलते हैं तमिल के अंदर मूवेंद्र, ठीक है, मूवेंद्र तमिल जो संगम पोएम के अंदर मूवेंद्र नाम दिया हुआ है, चोला, चेरा और पांड्या, हु बिकम द पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर एगो। देखिए 2300 ईयर एगो के टाइम के अंदर ये पॉपुलर हुए थे या फिर पावरफुल हुए थे। नेक्स्ट मूव ऑन, ईच ऑफ द 3 शिप्स हैड 2 सेंटर ऑफ पावर। इनका पावर कहाँ से आता था, आखिर में अगर मैं कुछ बड़ा बन रहा हूँ तो मेरा पावर कहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो इनका पावर एक तो इनलैंड से आता था, इनलैंड मतलब ये इस उस एरिया के अंदर थे, वो लैंड थी, कह सकते हैं कि फर्टाइल थी, रिवर वैली थी उसके अंदर, और नेक्स्ट क्या है वो थे कोस्टल एरिया के अंदर थे, ताकि क्या है ट्रेड अच्छे से हो जाता था। ऑफ दीज 6 सिटीज 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पुआर है, कावेरी पट्टनम है, इनके जो 6 सिटीज थी उसके अंदर पुआर और कावेरी पट्टनम काफी फेमस थी। द पोर्ट ऑफ द सोलास एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, ठीक है, ये पोर्ट थे सोलास के, पुआर और कावेरी पट्टनम, और मदुरई थी वो कैपिटल थी पांड्यास की, ठीक है। द शिप डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्स, जो राजा होते थे या फिर मुखिया होते थे वो क्या है रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे गिफ्ट की डिमांड करते थे लोगों से, ठीक है। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंडिशन, कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग कंट्री,
कैसे? जैसे कि ये मेरा राज्य है, आपका राज्य है, ठीक है, मैंने अटैक कर दिया, ठीक है, अगर आप नहीं माने तो मैं ये पूरा राज्य ले लूंगा, अगर आप मान गए, ठीक है, आराम से, ठीक है, तो आपने ट्राइब्यूट दे दिया कि यस राजा जी आप हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और आपको हम देंगे। तो आपको भी अब देना है एक लाइक, वीडियो को एक लाइक करना है ताकि मैं आपको हमेशा पढ़ा सकूं, ठीक है। सिल्क रूट एंड द कुशानास। अब आप सिल्क रूट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। सम जस्ट ए सेकेंड। Some kings tries to control large portion of the route. This was because they could benefit from the taxes, tributes and gifts. अब देखिए, कोई जो राजा है, ये जो रूट है, ये मेरा साम्राज्य है, अगर इस रूट के ऊपर मैं कब्जा करूंगा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसी एरिया में भी कब्जा करूँ, क्योंकि इस एरिया के अंदर जब जो भी ट्रेड्स वगैरह होगा उसके ऊपर जो मैं टैक्स लगाऊंगा, यस के जब जैसे कि टोल टैक्स होता है, जितनी गाड़ी जाएगी उतना टैक्स लगेगा, उसी के हिसाब से ये जो राजा है यही स्ट्रेटेजी अपनाते थे, रूट को क्या करते थे, कैप्चर करते थे, ठीक है। देयर दैट वर ब्रॉट बाय द ट्रेडर्स ट्रेवलिंग अलोंग द रूट, ठीक है। इन रिटर्न दे ऑफन प्रोटेक्टेड। देखिए, अब आपने क्या किया, जो टोल टैक्स वाले क्या करते हैं, टोल टैक्स वाले टोल लेते हैं आपके पास से, और वो क्या करते हैं, आपके रास्ते को अच्छा बनाते हैं, ठीक है, वो रोड को अच्छे से बनाते हैं ताकि आप अच्छा आसानी से चल सके। इसी प्रकार जो राजा थे वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे, राजा टैक्स लेते थे और इन रिटर्न वो देते थे उनको प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे, जैसे डकैती वगैरह चोरी से, वो उनको ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, यही लिखा है। अराउंड 200 ईयर लेटर ए डायनेस्टी नोन एज सातवान। देखिए, किस से, जो 2300 ईयर के आसपास हमने बात की है, ठीक है, 1900 ईयर के आसपास बात हो रही है, उससे 200 ईयर, मतलब 1900 से 200 1700 ईयर है वो, ठीक है, यस है वो। वहां पे सातवान नाम का एक पावरफुल वेस्टर्न इंडिया के अंदर एक डायनेस्टी बनती है। आपको डायग्राम के अंदर, आप मैप के अंदर आप जाएंगे तो सातवान दिखेगा यहाँ पे, देखिए ये है सातवान, ये सातवान, ठीक है, थोड़ा मैंने ज्यादा ही कर दिया, ठीक है, जस्ट सेकंड मिटा देता हूँ, यस, सातवान आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट मूव ऑन। तो ये क्या है, कोस्टल एरिया के अंदर एक सिटी हुई है, ठीक है। अब चैप्टर भी आपका लगभग कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट बैठे रहिए, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के कगार पे, जस्ट ए सेकेंड, यस। द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ सातवान वंश द गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर था सातवान वंश का, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन के बारे में किसी को नहीं पता है तो वो पहले वाली क्लास देख लीजिए, इंस्क्रिप्शन काफी इंपोर्टेंट, कंपोज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ हिज मदर, ठीक है, मदर का नाम था गौतमी बालाश्री। ही एंड अदर सातवाहन रूलर वर नोन एज ए लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। अब देखिए कि अगर क्वेश्चंस आ गया आपके एग्जाम के अंदर कि लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिण पथ किसे जाना जाता था, तो वो जाना जाता था सातवान रूलर। क्योंकि आप देखेंगे कि मैप के अंदर आप देखेंगे जो सातवान वंश है वो गुजरात के इस एरिया के अंदर है, ठीक है, इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो आप दक्षिण के अंदर जाएंगे तो दक्षिण पथ मतलब दक्षिण इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से दक्षिण की ओर जाएंगे तो ये दक्षिण पथ के अंदर भी इसके अंदर रूल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए लॉर्ड्स ऑफ दक्षिण पथ, अगर आप जा रहे हैं तो इससे ओके ही गुजरना होगा। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ which was also used a name of the entire southern region, ठीक है। He sent his army to eastern, western and southern coast, ठीक है। इन्होंने क्या है कि ईस्टर्न कोस्ट, सदर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है आर्मी भेजी थी, और उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं लिखी हुई है आपके इस चैप्टर के अंदर। सम इम्पोर्टेंट ऑफ, देखिए सम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आप देख सकते हैं। बिगनिंग ऑफ यूज ऑफ आयरन का 3000 ईयर एगो के अंदर यूज हुआ। यूज ऑफ आयरन सिटीज पंचमार्क कोइन 2500 ईयर एगो के द्वारा वहां से शुरू हुए पंचमार्क कोइन। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर का 2300 ईयर एगो एंड सेटलमेंट इन अरिकमेडू, वो 2200 से 1900 साल पहले। सम इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए, डिस्कवरी ऑफ सिल्क मेकिंग,
7000 ईयर एगो। सिल्क मेकिंग मतलब जो रेशम से धागा बनाना है उसकी डिस्कवरी 7000 साल पहले सोल, सेरा और पांडे 2300 ईयर एगो। ये इनकी जो राज्य है वहाँ पे। ग्रोविंग डिमांड्स ऑफ सिल्क इन रोमन एम्पायर 2000 साल पहले। ठीक है, कनिष्क का राज्य था, कुषाण रूलर था 1900 साल पहले। फायान इंडिया आया था 1600 साल पहले। और हुआंग जेंग वो आया था इंडिया, ठीक है, अबाउट 1400 ईयर एगो। ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको करना है, इसको अगर पसंद आया हुआ हो, ठीक है, आपको समझ में आया हुआ तो ये सब कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को दबाना ना भूले। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन। ये सब आपके लिए, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब आपके लिए है, मेरी तो मेहनत है। ठीक है, और आपको अच्छी लगे। ठीक है, ये पीडीएफ, ये जो पूरी की पूरी है, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। अपने यूपीएससी बिगिनर नाम के ये टेलीग्राम चैनल है, इसी के ऊपर। ठीक है, आपको आसानी से रिवीजन करने के हेल्प करेगी। थैंक यू।